मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी से की थी। मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी थी, लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। मेरी माँ का कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुश रहूंगा। दरअसल मेरे बचपन से ही बहुत गरीबी के दिन काटे थे। मेरा बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था, और उस पर जो उन्हें रोजाना की कमाई होती, उसी से हम 5 भाइयों को रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। मेरी माँ भी अपनी पूरी कोशिश करती कि कोई हुनर आजमाकर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़कर रखे। हमने तरस तरस कर रूखा सूखा खाकर अपना बचपन गुजारा था और बड़े हुए थे। मुझे यह गरीबी की जिंदगी बहुत बुरी लगती थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छा पहने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली थी और कोई काम भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू किया कि माँ, मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाएं। भले ही वह लड़की काली हो, गूंगी हो या लंगड़ी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पैसा चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बहुत हैरान हुई थी और वह मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि राकेश, इतना लालची मत हो। लालच का अंजाम बुरा होता है। किसी अच्छी सीधी सादी गरीब लड़की से शादी करेगा तो जिंदगी चैन से कटेगी, नहीं तो पूरी जिंदगी अपनी अमीर ससुराल के तलवे चाटते रहेगा। गरीब की औलाद हो, गरीब बनकर रहो, पैसे कमाने का इतना ही शौक है तो अपने दम पर कमाओ, खुद कुछ करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मे रहोगे तो कोई पागल ही होगा जो तुमसे अपनी बेटी की शादी करेगा। माँ की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जो मेरे दिन बदल दे, खूब पैसे वाली हो। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए, अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दी। जाहिर है, आजकल की लड़कियां किसी की जेब देखकर नहीं, बल्कि खूबसूरत शक्ल सूरत पर ज्यादा मरती हैं। मेरी शक्ल तो अच्छी थी, बस थोड़ा सा खुद को तराशने की जरूरत थी। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े और सूट पहनकर तो कुछ और ही ज्यादा अच्छा लगने लगा था, कि जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूं। रोज तैयार होकर और हीरो बनकर कॉलेज के गेट के बाहर खर्ची की पौ ही, आज ये सिक आता हो जाता। यह सब करते हुए मुझे काफी समय हो गया था, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा था। काम तो नहीं बना, बल्कि किराए वाले आदमी का कर्जा बढ़ गया। जब माँ से पैसे मांगे तो माँ ने साफ मना कर दिया। पापा से तो उम्मीद ही नहीं थी। आखिरकार खुद ही कोई छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़की मिलना ना मिलना तो बाद की बात थी। लेकिन अगर कपड़े के किराए के पैसे ना देता तो वह आदमी मेरा बुरा हाल कर देता। इसलिए कर्ज उतारने के लिए छोटा मोटा ही सही, लेकिन मैं काम करने लगा। रोज की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती थी, और वह कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता। मैं खुद को ज्यादा से ज्यादा अमीर दिखाने की कोशिश करता। मैं सोचता, कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की मेरे जाल में फंस ही जाएगी। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना तो था ही, अब यह मेरा लक्ष्य भी बन चुका था। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि मैं किसी काम में लग गया हूँ, कुछ ना कुछ कमाने लगा हूँ। ठीक है, घर में नहीं देता, लेकिन कम से कम अपने चोंच तो अपनी कमाई से पूरे कर रहा हूँ। तो मेरी माँ ने यही समझा कि शायद मुझ पर मेरी माँ की नसीहत का असर हो गया है, और मैं हकीकत को समझ गया हूँ। इसलिए मेरे लिए अपने बराबर के घर में रिश्ता देखना शुरू कर दिए। मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मेरी माँ मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। मुझे पता तो उस दिन चला जब काम पर जाने से पहले माँ ने कहा, आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले तुम्हें देखने आ जा रहे हैं। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि मेरी माँ लड़की देखकर आ चुकी थी। आपने रिश्ता कब देखा है माँ? मैंने माँ से सवाल किया तो मेरी माँ हंसकर बोली, 1 महीने से रिश्ते देख रही हूँ, कोई 8-12 घर देख चुकी हूँ। लेकिन मुझे उन सब में यह लड़की और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे, इसलिए अपने घर पर बुलाया है। मैंने जल्दी से पूछा, माँ, ये लोग पैसे वाले हैं? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे घूरना शुरू कर दिया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अपनी माँ को कुछ जवाब देता या मैं कुछ उन्हें समझाता, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन रिश्ते वाले पहुंच चुके थे। मैं मायूस मुंह बनाकर खामोश हो गया। वह लोग वापस गए तो रिश्ते के लिए हाँ कर गए। उन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आया था। माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी,
लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। मुझे तो रिश्ता होने की खुशी तब होती जब लड़की किसी अमीर घराने से होती और उससे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाती। उस समय मैं लालच में अंध हो चुका था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंसानियत और संस्कार मुझे उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरी माँ लालच में अंधी नहीं हुई थी। वह संस्कार को और इंसानियत को पैसे से ज्यादा अहमियत देती थी। लड़की का घराना बहुत ही शरीफ और संस्कारों वाला था। लड़की भी सीधी सादी और संस्कारों वाली थी। इसीलिए मेरे लाख मना करने पर भी मेरी माँ नहीं मानी और मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं इस शादी से बचना चाहता था। किसी भी सूरत में यह रिश्ता खत्म करना चाहता था। लेकिन मेरे लाख न चाहने के बावजूद भी ये शादी टूटती नजर नहीं आ रही थी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई थी। मैंने 2 महीने में बहुत कोशिश की थी कि जैसे भी मुमकिन हो इस गरीब घर से रिश्ता मेरा टूट टकी जाए और मेरी शादी यहाँ किसी भी सूरत ना हो। मेरे लाख चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं टूटा और आखिरकार शादी का दिन आ गया। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी और खुश क्यों ना होती। यह रिश्ता उन्हीं की तो पसंद का था। हाँ, शादी के दिन तक मेरा मुंह लटका हुआ था। मुझे उस आने वाली लड़की से नफरत महसूस हो रही थी और मेरी नफरत का यह हाल था कि फेरों के बाद भी मैं यही सोच रहा था कि इस गरीब लड़की से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं सोचता रहा और सोचते सोचते आखिर मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और यह ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बस अब इस काम को अंजाम देना बाकी था। उस गरीब लड़की से मेरी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मेरा प्लान कामयाब होता वह लड़की मेरी जिंदगी से चली जाती और मैं अपनी पसंद और मर्जी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता और आराम की जिंदगी गुजारता। प्लान तैयार करने के बाद मैं काफी रिलैक्स हो गया था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतजार था। मैं बेचैनी से समय गुजरने का इंतजार करने लगा कि कब शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हो और दुल्हन को कमरे में छोड़कर सब अपने अपने घर पर चले जाएं। जब सब अपने अपने कमरे में चले गए और दुल्हन को मेरे कमरे में बिठा दिया गया, तो अब मुझे अपने प्लान को अंजाम देना था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है, जो प्लान मैंने सोचा था वह बहुत खतरनाक था। अगर कोई सुनता तो कांप जाता। मैं जितना हो सके उतना जल्दी इस मामले को खत्म करना चाहता था, लेकिन उतना ही ज्यादा मैं डर भी रहा था। मैंने अपने डर पर काबू पाया और कमरे में चला आया। अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा अपना इंतजार करते पाया, लेकिन दुल्हन को देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। न चाहते हुए भी मैंने दुल्हन का घूंघट हटाकर दुल्हन का चेहरा देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। दुल्हन की खूबसूरती से मैं कुछ समय के लिए मदहोश हो गया। कुछ समय के लिए मैंने अपना प्लान को रोक दिया। कौन जालिम पति होगा जो अपने सामने बैठी इतनी प्यारी लड़की पाकर इस मौके को हाथ से गंवाना चाहेगा? वह भी तब जब वह लड़की उसकी अपनी पत्नी हो और वह उस पर पूरा हक रखता हो। उस समय मैं सारे मंसूबे भूल गया। बस याद था तो अपने सामने बैठी खूबसूरत सी अंजलि। मैं अंजलि की खूबसूरती का दीवाना हो गया। उस समय सारे बुरे ख्याल मेरे दिल से निकल गए। मैंने अंजलि के खूबसूरत हाथ को चूम लिया और उसके उंगली में सोने की अंगूठी पहना दी। अंजलि शर्म से सिमटी जा रही थी। मैंने अंजलि को कसक सीने से लगा लिया। शादी के शुरू दिनों में तो मैं और अंजलि बहुत खुश रहे। मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा खुश थी। शादी की खुशी में और इतनी सुंदर पत्नी पाकर मैं भूल गया था कि मैंने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। पूरा 1 महीना गुजर गया था। उस दिन मेरी पत्नी अपने मायके जाना चाहती थी। मैंने उसे खुशी खुशी इजाजत दे दी। जाते हुए उसने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस दुआ करना। मैंने कहा, बताओ क्या सरप्राइज है? लेकिन वह इस बात पर डटी रही कि कल बताऊंगी। मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की और उसे माँ के घर छोड़ आया, यह कहकर कि शाम को वापस ले आऊंगा। वापस आया तो आज मुझे फिर से अपना प्लान याद आया कि मुझे तो अपनी पत्नी से छुटकारा पाना था और किसी अमीर लड़की से शादी करनी थी। आखिरकार मैंने सोच लिया कि मैं अपने प्लान को कामयाब करके रहूंगा। आज रात ही मैं इसे पूरा करना चाहता था,
मैं उस वक्त बिल्कुल भूल गया था कि मेरी पत्नी अंजलि मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, बल्कि वह तो मेरे लिए लकी साबित हुई थी। जब से वह मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। काम करने में भी मन लगता था, लेकिन उस समय मेरे सर पर एक ही भूत सवार था, और वह अमीर बनने का। शाम को अंजलि अपने भाई के साथ ही वापस आ गई। बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मुझे उसकी खुशी बड़ी अजीब लगी, क्योंकि आज से पहले वह कभी इतनी खुश दिखाई नहीं देती थी। लेकिन मुझे उस वक्त इन बातों से कोई मतलब नहीं था। मुझे बस अपने प्लान को कामयाबी देनी थी। आखिर वह पल आ ही गया। कोई रात के 3 बजे मैं छत पर गया और अपनी आवाज बदलकर चिल्लाकर अपनी पत्नी को पुकारा, अंजलि! उस वक्त नींद में थी। वह चौंक कर उठ बैठी। जब उसे किसी ने ऊपर छत पर से पुकारा, एकदम से उठ बैठी। कमरे में इधर उधर देखा और मुझे नहीं पाया। मैंने दोबारा आवाज लगाई तो ऊपर छत पर चली आई। मैं गेट के पीछे छुपकर खड़ा हो गया था। जैसे ही अंजलि ऊपर आई, मैंने एक मोटा डंडा उसके सर पर दे मारा। चोट गहरी लगी थी। वह नीचे गिर गई, शायद बेहोश हुई थी। मैंने चेक किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक ही डंडे में उसका काम तमाम कर दिया था। कुछ ही देर में अंजलि का पूरा शरीर पड़ गया। हमारी छत पर यह पुराना कमरा बना हुआ था, जिसमें कबाड़ खाना भरा हुआ था। उस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। फिलहाल मैंने अंजलि को उस कमरे में रखे एक बड़े से संदूक में डाल दिया और अपना काम खत्म किया। काम खत्म करके मैं जल्दी से नीचे आकर अपने कमरे में सो गया। मैं बहुत खुश था कि मैंने अपने गरीब पत्नी से छुटकारा पा लिया है। अब मैं किसी अमीर लड़की से शादी कर सकता था। सुबह हुई तो घर में मैंने शर मचा दिया कि अंजलि घर से भाग गई है। पहले यह बात घर में फैली, उसके बाद मोहल्ले में, उसके बाद रिश्तेदारों में, और फिर अंजलि के घर वालों को भी ये बात पता चल गई कि अंजलि घर छोड़कर भाग गई है। मैं नकली मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। सब अंजलि को भला बुरा कह रहे थे। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी अपनी बेटी अंजलि को ही बुरा कह रहे थे कि उसने उनकी नाक कटा दी। और मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शाम तक कोई ना कोई हमारे घर आता ही रहा, और जो अभी हमारे घर आता अंजलि को ही भला बुरा कहकर चला जाता। शाम को जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने फोन नहीं उठाया। उस समय पता नहीं क्यों मेरा फोन उठाने को दिल नहीं कर रहा था। कमरे का खालीपन मुझे काटने को दौड़ रहा था। अंजलि की कमी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों दिल के अंदर एक दर्द की लहर उठी कि शायद अंजलि को मारकर मैंने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी, जिन्हें मैंने जल्दी से साफ कर लिया। फोन दोबारा बजा तो दोबारा मैंने फोन काट दिया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। इतने दिनों तक अंजलि की बाहों में सोने की आदत पड़ चुकी थी। अंजलि के बिना बेड पर नींद नहीं आ रही थी। फोन एक बार फिर से बजा तो इस बार मैंने फोन उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से जो कहा गया उसने मेरे होश उड़ा दिए। दूसरी तरफ एक आदमी बोल रहा था, जो अंजलि का नाम लेकर कह रहा था कि आपकी पत्नी अंजलि के नाम 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, कूपन कोड डालकर लॉटरी के पैसे ले जाएं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी के मायके फोन करके कूपन का कोड पता करना चाहा। उन्होंने कहा कि हाँ, उसने कुछ समय पहले एक लॉटरी में हिस्सा लिया था और उसका कोड उसने अपने लॉकेट में डालकर उसे अपने गले में पहन लिया था। यह सुनते ही मैं जल्दी से छत पर गया। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर उस संदूक को खोला जिसमें मैंने अंजलि को डाला था। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने डर के मारे ढक्कन वहीं छोड़ दिया और जल्दी से आकर अपने कमरे में बेड पर बैठ गया। लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। मैं संदूक वाला मंजर आंखों से हटा ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उस वक्त मैं लॉटरी के बारे में भी भूल गया था। एक और नई मुसीबत मुझे अपने ऊपर मंडराती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि यहां से भाग जाता हूं। ये सोचकर मैंने अपने बैग में कुछ कपड़े डालने शुरू कर दिए। लेकिन तभी ख्याल आया, कोई पूछेगा कि मैं वहां जा रहा हूं तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुबह तो मैंने अपनी पत्नी को घर से भागने का ड्रामा रचा था।
अब मैं भी घर से गायब हो जाऊंगा तो सब लोगों का शक मुझ पर ही जाएगा। यह सोचकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात डर की वजह से मुझे नींद नहीं आई। सुबह 45 बजे कहीं जाकर मेरी आंख लगी थी और 1 बजे जाकर कहीं आंख खुली। रात वाली बात याद करते ही मैं फिर से डर से कांपने लगा। पहली बार मुझे अपने लालच पर अफसोस हुआ था। अपने लालच के चलते मैंने अपनी इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली पत्नी के साथ इतना गलत किया। अब मैंने यहां से भागने में ही भलाई समझी, लेकिन सोचा कि दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में भाग जाऊंगा। इसीलिए रात होने का इंतजार करने लगा। पूरा दिन चुपचाप उदास घूमता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझे ही घूर रहा है। मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। रात हुई तो मैं कमरे में गया और सबके सोने का इंतजार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई। अपनी माँ को अपने कमरे में देखकर अचानक से मैं चौंक गया था। मेरी माँ मुझे गहरी तेज नजरों से घूरने लगी। मेरी माँ मेरे पास सामने बेड पर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दोपहर से बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? माँ के इस बात से मैं एकदम से घबरा गया। मैंने बात बनाते हुए कहा, जिस पति की पत्नी घर से भाग जाए वह परेशान ना हो तो क्या खुशियां मनाए? मैंने बहुत ही उदास चेहरा बनाकर कहा। लेकिन मेरी माँ ने मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मेरी माँ ने फिर पूछा, सच सच बता राजेश, तेरी पत्नी कहाँ है? क्या किया है तूने उसके साथ? मेरी माँ के सवाल ने मेरी बोलती बंद कर दी। मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया था। अब सच बताए बिना कहीं नहीं जा सकता था। मेरी माँ अब सब जानकर ही रहेंगी। और फिर मैंने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। सच जानकर तो मेरी माँ सदमे में चली गई थी। वह अपना सर पकड़कर बैठ गई। बहुत देर तक तो उनसे कुछ बोला ही नहीं गया, और जब बोली तो एक ही बात बोली, राजेश, यह तूने क्या कर दिया? यह क्या मुसीबत अपने गले में डाल लिया? अरे अंजलि तो इतनी अच्छी थी, मेरी कितनी सेवा करती थी, इस घर को अपना मानकर, और हम लोगों को अपना मानकर उसने हम पर कितना विश्वास किया था, और तूने उसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, और ना ही मैं तुझे कभी माफ करूंगी। मेरी माँ जोर जोर से रोए जा रही थी और साथ ही साथ मुझे कोस रही थी कि यह कैसी औलाद पैदा की है। मैंने जैसे तैसे करके माँ को शांत किया। जब माँ थोड़ी शांत हुई तो कहने लगी, मुझे तो लगता है तेरी पत्नी पर किसी भूत या प्रेत का साया था। माँ की बात सुनकर मैं और ज्यादा डर गया। मैंने माँ से कहा, माँ मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन मैंने अपनी माँ की एक न सुनी और बैग उठाकर घर से निकल गया। अभी मैं घर निकला भी नहीं था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुर का कॉल आने लगा, और मेरे ससुर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने फौरन वहां से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज आई और वह लोग दरवाजा बजाने लगे। मैंने अपने घर वालों से कहा कि कोई दरवाजा न खोले, लेकिन आने वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे, और उन लोगों के साथ पुलिस भी थी। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। आने वालों में मेरे ससुर और मेरी सास मौजूद थीं। मेरी सास ने मुझे खामोश निगाहों से देखा, और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई तो उनके पीछे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीख निकल गई। और तभी मुझे अपनी माँ की बात याद आई कि शायद तेरी पत्नी पर किसी भूत या जिन का साया है, क्योंकि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी थी वह अंजलि थी। अंजलि तो मर चुकी थी, फिर जिंदा कैसे हुई? मेरी माँ ठीक कहती है, अंजलि कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे ससुर ने फोन पर यही बात तो कही थी कि हम तुम्हारी पत्नी को वापस ले आए हैं। मैं हैरत से अंजलि की तरफ देख रहा था। एकदम सही सलामत मेरे सामने खड़ी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तो खुद उसकी नब्ज चेक की थी, उसके बाद ही उसे संदूक में डाला था। यह सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर यह सब क्या है? तभी मेरे ससुर आगे बढ़कर आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भागी हुई पत्नी को वापस करने आया हूं। यह लो, इसे संभालो, और मुझे माफ कर देना कि मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी जो अंजलि ने मुझे यह दिन दिखाया। लेकिन अब अगर अंजलि ने आगे से कुछ ऐसा किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मेरे ससुर ने अंजलि का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा। और मैं यह सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि यह लोग कत्ल के केस में मुझे गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरी पत्नी को छोड़कर वह लोग वापस चले गए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब अभी बाकी की थे। मैंने अंजलि की तरफ देखा, लेकिन वह खामोशी से अंदर कमरे में चली गई। मेरी माँ तो खुद डरी हुई थी। मैं और मेरी माँ अंजलि के पीछे पीछे कमरे में चले आए। अंजलि उदास चेहरा लिए हुए बेड पर बैठी हुई थी। मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाए कमरे में खड़ा हो गया। मैं अंजलि से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मेरी माँ अंजलि के पास बैठ गई। कुछ पूछने के लिए मेरी माँ ने मुंह खोला ही था कि अंजलि बोली, मम्मी जी, मैं जानती हूं कि आप लोग मुझे देखकर हैरान हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं तो मर गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे हो गई? और वाकई आपके बेटे ने तो मुझे मारने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। लेकिन राजेश, इससे पहले कि मैं आगे की कहानी तुम्हें बताऊं, मैं जानना चाहती हूं कि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की। तब मैंने अंजलि को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं लालच में पड़ गया था। मैं पैसा कमाना चाहता था, आसान तरीके से, और इसीलिए किसी अमीर लड़की से शादी करके अमीर होना चाहता था। लेकिन मेरी शादी तुम जैसी गरीब लड़की से हो गई, और मैंने तुम्हें रास्ते से हटाकर किसी अमीर लड़की से शादी करने के बारे में सोचा था। मेरी बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगे थे। बोली, मैंने तो राजेश को सच्चे मन से अपना पति स्वीकार किया था और उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। हालांकि शादी से पहले मैं शादी करने से इनकार कर रही थी। मैंने भी गरीबी में आंख खुली थी, लेकिन मैं सुंदर बहुत थी, और इसी सुंदरता को हथियार बनाकर मैं भी चाहती थी किसी खाते पीते घर में मेरी शादी हो, जैसे कि इस गरीबी से मुझे छुटकारा मिले। मैंने अपने माँ बाप को मना भी किया था कि मुझे इस गरीब लड़के से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं माने और राजेश से मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन जब इस घर में आई तो राजेश का प्यार पाकर और आपकी ममता की छाव में मैं गरीबी अमीरी का फर्क भूल गई। मैं समझ गई कि पैसे से ज्यादा प्यार की अहमियत होती है। राजेश ने भी इतने दिन मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि राजेश मेरे साथ यह सब कुछ करेंगे। उस दिन जो राकेश ने मेरे सर पर डंडा मारा था, तो दर्द की वजह से मैं नीचे गिर गई थी। मैं भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, कुछ होश में थी जब राजेश मेरे पास आया, और जब वह मुझे चेक करने लगा कि मैं मर गई हूं या जिंदा, तो मुझे शक हो गया कि राजेश मुझे जान से मारना चाहता है। इसलिए मैंने अपनी सांस कुछ देर के लिए रोक ली थी। राजेश को विश्वास हो गया कि मैं मर चुकी हूं, तो उसने मुझे एक संदूक में बंद कर दिया। राजेश के जाने के बाद मैं उस संदूक से निकली और किसी तरह अपने घर पहुंची। रात का समय था। मेरी बहन ने दरवाजा खोला था। मैंने उसे कहा कि किसी को कुछ ना बताएं। हम दोनों कमरे में चले आए। उसने मेरे सर पर पट्टी की। मैंने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। मेरी बहन ने कहा, दीदी, यह तो पुलिस केस है, आपको पुलिस को जाकर रिपोर्ट करना चाहिए और उन लोगों को सजा दिलवा चाहिए। लेकिन राजेश, तुम्हें याद है, मैं जब अपनी माँ के घर गई थी तो तुमसे कहकर गई थी कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज दूंगी। तो वह यह था कि मैंने लॉटरी के पैसे जीते थे, और वह भी 5 करोड़ की। इसके साथ साथ एक खुशखबरी और थी, और वह यह कि मैं माँ बनने वाली थी। मैं चाहती तो पुलिस में जाकर तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाने से पहले बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी जब वह दुनिया में आंख खोले तो वह एक मुजरिम का और एक खूनी का बच्चा कहलाए। मैं पूरा दिन अंदर कमरे में बंद रही थी। मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि मैं उनके घर में ही हूँ, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि अपने माँ बाप को यकीन दिलवा दिया कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। इसीलिए राजेश को लगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। सबसे पहले मैं और पापा पुलिस स्टेशन गए और अपनी अपहरण की बात पुलिस को बताई। फिर पुलिस को लेकर और अपने मम्मी पापा को लेकर मैं यहाँ आ गई। राजेश इस घर में मैं तब तक हूँ जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं ले लेता। उसके बाद मैं अपना कुछ इंतजाम कर लूंगी, भले ही कोई छोटी मोटी नौकरी करूं, लेकिन मैं इस घर से चली जाऊंगी। ऐसा कहते कहते अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अंजलि के पैरों में बैठ गया। कहा, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था तुम
यह बिल्कुल मत सोचना कि पैसों के लालच में मैं बदल गया हूं। मेरा विश्वास करो, तुम्हें मारने के बाद भी मेरा दिल सुकून से नहीं था। मैं बहुत बेचैन था। मुझे एक मौका तो दो। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन अंजलि ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब अंजलि मुझसे बात नहीं करती थी। वह अलग कमरे में रहने लगी थी। हमें लॉटरी के पैसे भी मिल गए थे। अंजलि ने वह सारे पैसे मेरे सामने लाकर रख दिए और कहा, लो, अपने लालच की भूख मिटा लो। लेकिन मैंने वह सारे पैसे गरीबों में दान कर दिए। मुझे अब पैसे का लालच नहीं था। मुझे तो बस अंजलि की मोहब्बत चाहिए थी, जिसके लिए मैं तरस गया था। अब मैं दिन रात मेहनत करने लगा था और अपने दम पर पैसे कमाने लगा था। अंजलि ने मेरे घर में कदम क्या रखा था, मेरी तो किस्मत ही चमक गई थी। थोड़े से पैसे जमा करके छोटा सा बिजनेस डाला और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि खूब जल निकला। धीरे धीरे मेरे घर से सारी गरीबी दूर हो गई थी। और फिर एक दिन अंजलि ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेरी बच्ची जब 3 महीने की हो गई तो एक दिन अंजलि हमारी बच्ची को लेकर जाने लगी। उसने साफ कह दिया कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन तभी मेरी माँ बीमार पड़ गई और माँ की वजह से अंजलि घर पर रुक गई। माँ को बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। पूरे 8 महीने तक माँ बिस्तर से लगी रही और अंजलि ने उनकी मन लगाकर सेवा की थी। मेरी बेटी अब 1 साल की होने वाली थी और जब मेरी बेटी ने पहली बार अपने मुंह से पापा शब्द कहा तो जैसे मुझे दुनिया जहान की दौलत मिल गई थी। मैंने खुशी से अपनी बेटी को गोद में उठाकर नाचने लगा था। और यही वह पल था जब अंजलि ने अपना फैसला बदल दिया। अंजलि ने मुझे माफ कर दिया, भले ही अपनी बच्ची के लिए माफ किया हो। अंजलि ने मुझसे कहा, राजेश, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं एक बेटी को उसके पिता से अलग नहीं कर सकती। और वाकई मुझे यकीन होने लगा है कि तुम बदल गए हो। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने खुशी से अंजलि को गले लगा लिया। हमारी फैमिली पूरी हो चुकी थी। किसी बात का कोई दुख नहीं था। अब मेरे मन से लालच हट गया था। मैं समझ गया था कि प्यार ज्यादा जरूरी है, पैसा नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।